दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल कृषि में। जैसा कि पिछली बार आप सभी लोगों से वादा था कि इस बार का वीडियो थोड़ा सा जल्दी आएगा और अब रेगुलर इंटरवल पे एक निश्चित समय अंतराल पे कोशिश है कि एक हफ्ते में 2 वीडियोस डाले जाएं औषधीय और सघन फसलों के उगाने और उनके मूल्य प्रवर्धन, जिसको हम वैल्यू एडिशन भी कहते हैं, इन सब जानकारियों से भरपूर। तो पिछली बार जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस बार हम अश्वगंधा पे वीडियो लेके आएंगे कि अश्वगंधा को किस तरह से उगाना है, किस तरह से उसकी खेती करनी है और किस तरह से एक अच्छी मूल प्रवर्धन करके ग्रेडिंग करके उसको मार्केट में भेजना है। क्योंकि इस समय कोविड के कारण या कोरोना के कारण इस समय अश्वगंधा की मांग बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस साल इसका भाव सबसे अच्छा है, जो कि पिछले कई सालों में या फिर कभी नहीं देखा गया है। अब अलग अलग मंडियों में इसका अलग अलग भाव हो सकता है, लेकिन मुख्यतः इसका भाव इस समय 30 से 50 हज़ार रुपए के बीच में देखा जा रहा है, जिस कारण से इसमें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो आज हम इसी फसल के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे उगाना है, कैसी इसके लिए भूमि चाहिए, वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं अश्वगंधा की जिसको हम लगा सकते हैं, और इसकी कटाई कैसे करनी है, ग्रेडिंग कैसे करनी है। मुख्यतः हम इस वीडियो को 2 पार्ट में रखेंगे अश्वगंधा सीरीज को। ये जो वीडियो है इसमें इसकी सारी कृषि क्रियाओं से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी और इसके अगले वीडियो में इसकी ग्रेडिंग और मार्केटिंग से संबंधित जानकारी मिलेगी कि कैसे उसको करना है। तो अश्वगंधा का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अश्वगंधा का जो वैज्ञानिक नाम है वो विथेनिया सोमनीफेरा है, जो इसको वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। और लोकल नामों में इसको असगंध भी बोला जाता है, नागौरी असगंध भी बोला जाता है। तो बट मुख्यतः इसको सभी लोग अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। कई सारे लोग अश्वगंधा और सर्पगंधा के नाम से थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अश्वगंधा एक अलग औषधीय फसल है और सर्पगंधा एक अलग औषधीय फसल है। मुख्यतः जो अश्वगंधा है इसकी जड़ों की वैल्यू होती है, पंचांग की इसकी वैल्यू नहीं होती है। पंचांग शब्द औषधि में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है पत्ती सहित पूरे पेड़ के लिए, यानी कि पूरा का पूरा पेड़ जिसमें औषधि के रूप में यूज होता है तो उसको हम पंचांग कहते हैं। बट इसमें पंचांग की जरूरत नहीं लगती है, इसमें सिर्फ इसकी जड़ों की वैल्यू होती है। इसलिए मुख्यतः इसको उगाने के लिए ऐसी भूमि का प्रयोग करते हैं जो कि भुरभुरी हो और जिसमें जड़ों का विकास अच्छा हो सके। काली मिट्टी में हम इसकी खेती को नहीं करते हैं। देखिए, जड़ों का विकास हर मिट्टी में होगा, यदि वो मिट्टी है तो उसमें जड़ें होंगी, लेकिन एक जब जड़ों का प्रोडक्शन आए तो वो इकोनॉमिकल वे में होना चाहिए। इसलिए इसको हम भुरभुरी मिट्टी में उगाते हैं। अब चलिए इसकी शुरू से एक ब्रीफ ले लेते हैं, एक जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से इसकी सिलसिलेवार क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, भूमि कैसी चाहिए, बीज कितना लगेगा, ये सारी जानकारियां आपको देते हैं। तो इसकी जो सबसे उन्नत किस्में हैं वो पोषिता है। सी मैप ने भी इसकी, जो कि लखनऊ में है, औषधि एवं सगंध रिसर्च संस्थान, उसने भी इसकी कई सारी किस्में विकसित करी हैं, जिसमें सिम पुष्टि एक किस्म है जो कि काफ़ी अच्छी मानी गई है। इसके अलावा निमिटली 118 है, और जो जवाहर कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर में, उसने भी इसकी कई सारी किस्में विकसित करी हैं। तो वहाँ से भी आप इसकी एक कोई भी अच्छी, देखिए प्लांटिंग मटेरियल हमेशा अच्छा लें और किसी विश्वास पात्र से लें जिसके पास सही जानकारी के साथ सही वैरायटी हो। ऐसा ना हो कि आपको वो बोल रहा है सिम पुष्टि हम आपको दे रहे हैं और आपको निमोटोली 118 दे रहा है। इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आपको सही वैरायटी सही जानकारी के साथ सही जगह से मिल रही है। मुख्यतः हम इसीलिए कहते हैं कि आप मुख्यतः जो भी प्लांटिंग मटेरियल है, यानी कि जो आपकी पौध है या बीज है जिससे आप पौधा उगाने वाले हैं, प्रवर्धित करने वाले हैं, तो वो या तो रिसर्च संस्थान से लें या रिसर्च संस्थान द्वारा अनुमोदित किसी भी किसान से लें, ताकि आपको ये श्योरिटी बनी रहे। अब आते हैं इसके पौधे के परिचय के बारे में कि इसका पौधा कितना बड़ा होता है और क्या उसके फिजिकल कैरेक्टर है। देखिए इसका जो पौधा होता है वो 60 से 120 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ज़्यादा लंबाई हम इसको नहीं कहेंगे कि ज़्यादा लंबाई होती है। और पत्तियाँ इसकी साधारण ही होती हैं, कोई बहुत ही टिपिकल पौधा नहीं है कि आपने कहीं नहीं देखा होगा। कई बार क्या बोलते हैं, एक देसी औषधि है जिसको
गांव में होती है, तो उससे कई बार क्या होता है कि उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल सा है, जिसको हम अकौड़ा कहते हैं। नॉर्मली गांव में उस औषधि को अकौड़ा बोला जाता है, तो लोग, कई सारे लोग अकौड़ा और अश्वगंधा से भ्रमित हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं। अश्वगंधा एक अलग औषधि है और अकौड़ा एक अलग औषधि होती है। आप पत्तियों के आकार से उसको समझ सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो इसका फल होता है, वो जैसे अगर आपने चेरी फल देखा होगा तो सिंपल डिट्टो वैसा ही होता है, पक के बिल्कुल लाल हो जाता है। और जो चिड़ियाँ होती हैं, गौरैया और बुलबुल, वो बहुत पसंद करती हैं इसके फल को खाना, इसके बीजों के लिए। इसलिए जब इसके बीजों का उत्पादन करते हैं तो इसके पेड़ को ढक के रखना पड़ता है जाल से, ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए। नहीं तो विशेषकर चिड़ियों का बहुत ही पसंदीदा आहार होता है जब इसका फल पक जाता है और लाल रेड कलर, यानी कि रेड कलर और चेरी के फल जैसा होता है। अब आते हैं इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए। देखिए, ये इसका एक बहुत ही मुख्य पार्ट है कि जलवायु कैसी चाहिए। ये ज़्यादा बारिश के लिए सहनशील नहीं है, यानी कि इसको ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती, और मुख्यतः इसको लेट खरीफ में बोया जाता है। खरीफ इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि खरीफ का जो खरीफ की फसल होती है वो बरसात में बोई जाती है, लेकिन इसको बरसात में नहीं किया जा सकता है। अगर कहीं किसी खेत में आपके पानी भर रहा है या काली मिट्टी वाला खेत है, तो उसमें मुख्यतः इसको करने की सलाह नहीं दी जाती है। आप इसको भुरभुरी मिट्टी में करिए और पानी निकासी की वहाँ से समुचित व्यवस्था हो, और आप इसका लेट खरीफ में प्लांटेशन करिए, बीज इसका फैलाइए, जिससे कि यदि बारिश भी हो तो क्योंकि लेट खरीफ में मानसून मुख्यतः जाने लगता है, तो उतनी बारिश नहीं होती है। अब बहुत ज़्यादा कभी मानसून खराब हुआ तो ही बारिश होती है, नहीं तो ऐसा कोई अभी तक दिक्कत नहीं देखी गई है। अब आते हैं इसकी भूमि के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, भूमि इसके लिए भुरभुरी चाहिए, बलुई चाहिए, जिससे कि जड़ों का विकास अच्छा हो सके। जितनी नीचे से भूमि पोली होगी या भुरभुरी होगी, जड़ें उतनी ही नीचे बैठेंगी, और ज़्यादा जड़ें मांसल भी होंगी, मोटी भी होंगी, जिससे कि आपको उत्पादन ज़्यादा होगा और जड़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। जब हम इसके दूसरे भाग में इसकी ग्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, तब हम इसकी ग्रेडिंग में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब आते हैं इसकी बुवाई के बारे में कि इसकी बुवाई कैसे करनी है। देखिए, इसकी बुवाई मुख्यतः बीजों द्वारा ही करी जाती है, क्योंकि इनके बीजों में डोरमेंसी नहीं देखी गई है। डोरमेंसी को मुख्यतः हम हिंदी में बोलते हैं सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था मतलब कि बीज की एक निश्चित अवधि है जमने की, इसके बाद वो नहीं जमेगा। जैसे कि आपने विभिन्न सब्जियों में देखा होगा, उसके पैकेट में एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि ये बीज फला डेट से फला डेट तक वैलिड है। लेकिन इसमें मुख्यतः जैसे कि आपने इस साल फसल ली, तो इस साल फसल में आपने उसका बीज थोड़ी हिस्से का बना लिया और उसको अगले साल की फसल के लिए उगाने के लिए रख लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बीज को मुख्यतः आप 24 घंटा पहले फुला दें, 24 घंटे बाद निकालें, कपड़े में छाया में फैला के रख दें, और इसके बाद इसको बुआई कर दें। जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है इसमें, ऐसा कोई जर्मिनेशन में अभी तक तो दिक्कत नहीं देखी गई है। इसको बोने का समय अगर महीने में बात करें तो अगस्त आखिरी से पूरा सितंबर इसको बोने का बिल्कुल सही समय है। और मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आप सही समय पर ही कोई फसल लगाएं। अगेती बुआई हमेशा किसी भी फसल की अच्छी है पछेती बुआई से, यानी कि लेट सोइंग से अर्ली सोइंग हमेशा अच्छी है, अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि अर्ली सोइंग में पौधे को डेवलप होने का पूरा समय मिलता है, जड़ों को डेवलप होने का पूरा समय मिलता है, और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है। अब आता है कि बीजोपचार कैसे करें। देखिए, बीजोपचार में हम हमेशा थीरम का प्रयोग करते हैं, थीरम से हम इसका बीज उपचार कर सकते हैं। लेकिन आप इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि हम थीरम का प्रयोग कर रहे हैं। हमेशा अगर आप जैविक विधि से कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो सबसे उत्तम है, विशेषकर औषधीय फसलों में। औषधीय फसलों में किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद या फिर मुख्यतः रासायनिक घटकों का या रासायनिक रसायनों का स्प्रे रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि दिक्कत ये है क्योंकि ये मुख्यतः दवाइयों में, एलोपैथिक दवाइयों में या आयुर्वेदिक दवाइयों में प्रयोग होती हैं। तो इनके ट्रेसेस जब ये लेबोरेटरी में टेस्ट होती हैं तो ट्रेसेस आते हैं इसमें, जिससे कि आपके जो उत्पादन है उसका मूल्य तो घटता ही घटता है, और दूसरा मूल्य, क्वालिटी, और तीसरी बात उसको लेने वाले भी फिर उतने नहीं मिलते हैं जितने हमें मिलने चाहिए। तो मुख्यतः मार्केटिंग में बहुत समस्या आती है अगर आप रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। अब आते हैं खेत की तैयारी में। सिंपल आपको खेत की तैयारी करनी है, आपको 2 जुताई कर देनी ताकि उसमें कोई भी घास ना रहे, मिट्टी पोली हो जाए, नीचे से पुलपुली हो जाए। आप चाहे तो बेड पे भी इसकी बुआई कर सकते हैं, रेस्ड बेड पे, यानी कि जो हम रेस्ड बेड उठा के बनाते हैं, लेकिन वो एक लेबर एक्सटेंसिव काम है, या जिसके पास मशीनरी नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। लेकिन रेस्ड बेड में हमेशा ये देखा गया है कि जो जड़ें हैं वो ज़्यादा मांसल होती हैं। मांसल मतलब उनकी मोटाई ज़्यादा होती है और वो एक अच्छा उत्पादन देती हैं। अब आते हैं इसकी सिंचाई के ऊपर। देखिए, इसको ज़्यादा सिंचाई की कतई ज़रूरत नहीं है।
उगने के जब आपने बीज फैला दिया है तो उगने के 40 दिन बाद इसको एक सिंचाई चाहिए, और अगर हल्की फुल्की वर्षा हो रही है तो वही इसके लिए पर्याप्त है। इसके लिए कोई ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम और रेन गन सिस्टम इसके लिए बेस्ट माना गया है। ड्रिप इरिगेशन नॉर्मली हम सजेस्ट नहीं करते हैं। स्प्रिंकलर से क्या होता है कि जब आप सिंचाई करते हैं तो वातावरण की नाइट्रोजन भी पौधे को मिलती है, जिससे कि उसका विकास बहुत अच्छा होता है और एकदम से मिट्टी गीली नहीं होती है, उसमें कड़कपन नहीं आता है, पोली बनी रहती है, तो जड़ें नीचे ज़्यादा बैठती हैं। वीडिंग इसकी एज सच करनी है। यदि आपके खेत में खरपतवार की समस्या है तो जब ये उग आई है तो उगने के 20 दिन बाद आप एक निराई करा दीजिए, जिससे कि इसको डेवलप होने का भी समय मिल जाएगा और उत्पादन भी आपको अच्छा देगी। अब हम आते हैं इसकी खुदाई, यानी कि जड़ों की हमें खुदाई कब करनी है। देखिए, जड़ों की खुदाई हमें लगभग पूरी फसल की अवधि 6 से 7 महीने की है, तो 6 से 7 महीने के बाद आपको ये पता लगेगा कि पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका फल होता है, जिसके अंदर बीज होता है, वो लाल रंग का हो जाता है, यानी कि ये पकने का सूचक होता है कि हाँ भाई फल हमारा पक चुका है, फसल हमारी खुदने के लिए तैयार है। तब आप इसकी खुदाई कर लें। खुदाई करने के लिए आप या तो देसी तरीका बैल का उपयोग कर सकते हैं, बैल और हल का, नहीं तो ट्रैक्टर के पीछे हल लगा के उसको बहुत ही धीमी गति से चलाया जाता है, जिससे कि सारी जड़ें खुद के ऊपर आ जाती हैं और आप उनको यदि या तो मजदूरों की सहायता से आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। अब आता है इसकी भंडारण करने की बात को। देखिए, भंडारण करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है कि आपको जड़ों को सुखाना है, और किसी भी औषधीय फसल में हमेशा ध्यान रखें कि भंडारण करने के लिए हमेशा जड़ों को छाया में सुखाएं। कई सारे लोग उसको जल्दी सुखाने के लिए धूप में सुखाते हैं, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। आपको यदि भंडारण करना है जड़ों का तो उसको छाया में सुखाएं और उसको उल्टाते पलटाते रहें, नहीं तो जो भाग ऊपर की तरफ होगा वो तो सूख जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ फफूंदी लगने लगेगी। तो आपको 2 या 3 बार उसको पलटाना पड़ेगा। इसके बाद आप इसको जिसको हम बोलते हैं कि जालदार बोरियां होती हैं, जालीदार बोरियां होती हैं, उसमें आराम से भर के इसका भंडारण कर सकते हैं। अब आते हैं इसके मुख्य भाग के ऊपर। कई सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि भाई इसकी उपज कितनी होती है और मार्केट रेट इसका कितना है। देखिए, सूखी जड़ों की जो औसत उपज है वो 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यदि आपने अच्छी वैरायटी ली है सिमपुष्टि जैसी, तो आपको 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर सूखी जड़ों की प्राप्ति होगी। और इसकी फिर ग्रेडिंग के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस समय जो रेट चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, 30 से 50 हज़ार रुपए तक का रेट देखा गया अश्वगंधा का, तो इस समय बहुत अच्छा रिटर्न है इसमें। देखिए, किसी को सलाह देना कि आप ये फसल लगाइए या ना लगाइए, वो टोटली आपकी मर्जी के ऊपर है कि आपको क्या करना है। मुख्यतः जो जानकारी, आपको सही जानकारी होनी चाहिए। मार्केट हमेशा रोज का ऊपर नीचे होता रहता है। जब फसल 6 से 7 महीने बाद मार्केट में आएगी तब क्या भाव होगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। अभी जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से हम इसको आपका ट्रेंड बता सकते हैं कि इस समय इसका बहुत अच्छा रेट चल रहा है। 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर सूखी जड़ों की इसकी उपज है। इसके बाद जब ग्रेडिंग करते हैं तो ग्रेडिंग में भी जड़ों की अलग अलग ग्रेड निकलते हैं। जो सबसे लंबी वाली होती हैं उनका अच्छा दाम मिलता है, और जो मुख्य जड़ें, असल में जो पौधे से मुख्य जड़ निकलती है वो हमेशा लंबी होती है, मांसल होती है, तो उन जड़ों को अलग किया जाता है, छोटी जड़ों को अलग किया जाता है, मीडियम जड़ों को अलग किया जाता है। तो यही इसकी ग्रेडिंग होती है। तो ग्रेडिंग के हिसाब, यदि आप अपने औषधीय उत्पाद की ग्रेडिंग करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा और अच्छा मुनाफा कमाने को मिलता है। और यदि आप उसे जनरल वे में बेचते हैं तो जो आपकी अच्छी जड़ें हैं वो भी मीडियम या लोअर क्वालिटी के भाव में जाती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो इस हिसाब से आप इस फसल को प्लान कर सकते हैं। यदि आपके और कोई सवाल है कि भाई इस फसल से संबंधित हमको कृषि क्रिया से संबंधित और कोई जानकारी दीजिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट के अलावा आप मुझको ईमेल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। अगली बार से हमारी वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी, तो आप हमारे वीडियोस को वहाँ भी देख सकते हैं, लिटरेचर भी आप वहाँ तक देख सकते हैं। आपको अन्य कोई कृषि क्रिया से संबंधित जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताइए। किसी अन्य फसल पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताइए, हम बिल्कुल बनाएंगे और हम रेगुलर रहेंगे। अब इसके अश्वगंधा के नेक्स्ट भाग में हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि इसका मार्केटिंग कैसे करना है, इसका विपणन कैसे करना है, और दूसरा इसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है या इसका वैल्यू एडिशन कैसे करना है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भाव मिल सके। बात आती है कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है, क्या यूज़ है अश्वगंधा की जड़ों का। देखिए, इस समय इसका मार्केट डिमांड इसलिए अच्छा है क्योंकि मुख्य इसका जो उपयोग है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो आप जान ही रहे हैं कि इस समय इम्यूनिटी का चारों तरफ जोर है, तो इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता में इसका काफ़ी डिमांड है। दिमाग जो मंदबुद्धि लोग होते हैं उनका उपचार करने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा पेट के कई सारे रोगों में इसका उपयोग होता है, और ये आयुर्वेदिक और एलोपैथिक
दोनों चीज़ों में यूज़ होता है। एलोपैथी में जो इसके रासायनिक घटक होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन करके उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक में रॉ औषधि या हम जिसको बोले कि पंचांग का उपयोग किया जाता है, जड़ का। तो ये सारी अश्वगंधा की कृषि क्रिया से संबंधित जानकारी थी, जो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके और कोई भी सवाल हैं तो कृपया हमको कमेंट में बताएं। इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि सारे लोगों को सही जानकारी मिल सके, अच्छी जानकारी मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।